बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द लाइफ इन यूनिवर्स आपके इंटरमीडिएट इंग्लिश का लास्ट लेसन जो कि हम पढ़ रहे हैं, उसके जो प्रीवियस पैराग्राफ्स हैं वो उस पर हमने जो तफसीली वीडियोस बनाए हैं वो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब तक का जो थीसिस है, अब तक का जो आइडिया है सर J.A.V. बटलर का, वो यही है कि जो आइडिया सर जेम्स जीन्स ने पेश किए थे कि जनाब ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन के ऊपर पॉसिबल है और कहीं भी पॉसिबल नहीं है, वो आइडियाज़ जो हैं उसने उनका रद्द किया और उसने कहा कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुपरनोवा स्टार हमें गैलेक्सी के अंदर नज़र आते हैं जो कि जब एक्सप्लोड होते हैं तो उनके अंदर से इस किस्म के प्लैनेट्स वजूद में आ सकते हैं जो कि ज़मीन जैसे हों, और अगर वहाँ पर ज़मीन जैसी ही खसूसियात हों तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर ज़िंदगी भी होगी। तो ये एक आइडिया J.A.V. बटलर पेश करते हैं और वो साथ ही साथ अब ये कहते हैं कि जहाँ तक ये सवाल है कि आया कि हम उन दुनियाओं को या उन सैयारों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ पर मज़ीद ज़िंदगी या जीते जागते इंसान जो हैं या उस जैसी कोई और मखलूक रहती है, तो ये बात का सवाल है। लेकिन अब वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है और वो कहता है कि सिंस वी हैव नो प्रॉस्पेक्ट वट एवर ऑफ एक्सप्लोरिंग दीज अदर वर्ल्ड्स, दीज आर आइडल स्पेकुलेशंस एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, सिंस वी हैव नो प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि अब हम कोई ऐसा इम्कान हमें नज़र नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि हम उन सैयारों तक या उन गैलेक्सीज तक पहुंच सकें जहां पर ऐसे सैयारे मौजूद हैं। तो वी हैव नो प्रॉस्पेक्ट, कोई इम्कान नहीं है वट एवर किसी भी किस्म का ऑफ एक्सप्लोरिंग दीज अदर वर्ल्ड्स, ये जो दूर की दुनियाएं हैं जहां पर इस किस्म की यानी कि सैयारे हो सकते हैं। दीज आर आइडल स्पेकुलेशंस, तो ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये महज आइडल स्पेकुलेशंस हैं कि ऐसे सैयारे भी हो सकते हैं जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी हो और वहाँ पर पानी के अंदर जो है मखलूक़ात रहती हों, और ऐसे सैयारे भी हो सकते हैं जहाँ पर हमसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद मखलूक़ात रहती हों। तो जो है वो कह रहे हैं कि दीज आर मियर आइडल स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजे और आइडल का मतलब होता है महज अंदाजे। एट द प्रेजेंट टाइम all we can find out about life we must discover from what we have seen in our own world। लिहाजा बजाय इसके कि हम उस दुनिया के बारे में सोचें जहां पर हम पहुंच नहीं सकते हैं, बेहतर है कि हम उस दुनिया के बारे में सोचें और उस दुनिया को समझने की और जानने की कोशिश करें जो कि हमारे इर्द गिर्द है। ठीक है, we must turn away from the macrocosm to look at the microcosm। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो मैक्रोकॉसम है यानी कि जो कायनात है जो कि इतनी वसी है कि उसकी वुसअत और उसकी पहनाइयों को जो है हम जान ही नहीं सकते हैं, और हम नहीं जान सकते कि कहाँ कहाँ किस किस्म की मखलूक़ात जो है अल्लाह ताला ने बनाई हैं। तो लिहाजा बेहतर यही है कि इस मैक्रोकॉसम को जानने के बजाय हम इस माइक्रोकॉसम को समझें। ठीक है, मैक्रोकॉसम मीन्स दुनिया या कायनात एक वसी लेवल पर, और माइक्रो आपको मालूम है कि एक छोटी चीज को कहते हैं। तो माइक्रोकॉसम मीन्स एक छोटी सी कायनात जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और हमारे अपने अंदर मौजूद है, क्योंकि हर इंसान भी तो एक कायनात है ना खुदा की। तो विच एग्जिस्ट एवरीवेयर अराउंड अस एंड विद इन अस। ठीक है, वो कायनात, वो माइक्रोकॉसम जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और हमारे अपने अंदर मौजूद है। ठीक है, at the same time as telescopes were being constructed to look into space, microscopes in the hands of Robert Hooke and A. Van Leeuwenhoek began to reveal the complexity of living things। ठीक है, वो कह रहा है कि वो वक्त जबकि टेलीस्कोप्स बन रहे थे, और टेलीस्कोप्स का मतलब मकसद क्या था, और टेलीस्कोप्स का मकसद क्या था कि कायनात को देखना, खला को देखना, स्पेस के अंदर जो है दूर तक जो है जरा झांकना और देखना कि कहां पर क्या हो रहा है, या सितारों के बारे में जानने की कोशिश करना। ठीक है, तो कह रहा है कि वो वक्त जबकि टेलीस्कोप्स बन रहे थे तो उसी वक्त माइक्रोस्कोप्स भी बन रहे थे, और टेलीस्कोप्स दूर की चीजों को दिखाते हैं, तो माइक्रोस्कोप्स आपको पता है कि वो चीजें दिखाते हैं जो कि हमें जाहिरी आंख से नजर नहीं आती हैं, जो कि इतनी छोटी होती हैं कि वो हमारे इर्द गिर्द होती हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रही होती हैं। तो वो कहता है कि माइक्रोस्कोप्स वर आल्सो बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द हैंड्स ऑफ रॉबर्ट हुक एंड इवान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो इवान ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक जो थे ये वो लोग थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाई थी। लिहाजा वो कहता है कि दे बिगेन टू रिवील द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स, और लिहाजा उनकी माइक्रोस्कोप ने हमें शो करना शुरू किया कि जो जिंदा चीजें हैं वो देखने में जितनी सादा नजर आती हैं वो इतनी सादा है नहीं, बल्कि उनके अंदर भी खुदा की कुदरत के बड़े बड़े मज़ाहिर हैं और बड़े बड़े अजीब व गरीब जो हैं हकायक उनके अंदर भी हमें नजर आते हैं।
The world was found to be teeming with microscopic life wherever there was water and warmth, कि जहां कहीं भी वाटर और वार्मथ थी तो वहां पर हमें दुनिया नजर आई टीमिंग विद माइक्रोस्कोपिक लाइफ। टीमिंग का मतलब भरा हुआ होना, ठीक है। तो दुनिया जो थी वो भरी हुई थी माइक्रोस्कोपिक लाइफ से, ऐसी जिंदगी से जो कि हमें जाहिर की आंख से नजर नहीं आती है, लेकिन क्या है कि वो यानी कि जिंदा चीजें या मखलूकात जो हैं खुदा की, जिनको कि हम जरासीम वगैरह भी कहते हैं, और दूसरी चीजें वो जो थी हमें नजर आई कि वो भी मौजूद हैं इस कायनात के अंदर, जो कि हमें अपनी जाहिरी आंख से नजर नहीं आती हैं। अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन फ्रॉम अ पॉन्ड वाज सीन टू कंटेन क्रिएचर्स ऑफ मैनी काइंड्स ऑल एंगेज्ड इन कॉम्प्लेक्स मोड्स ऑफ लिविंग, कि एक पानी का कतरा जब हम किसी पॉन्ड से उठाते हैं और उसको एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं तो हमें नजर आता है कि इट इज टीमिंग विद क्रिएचर्स ऑफ मैनी काइंड, कि इसके अंदर न जाने कितने ही मुख्तलिफ अकसाम के क्रिएचर्स मौजूद हैं, ऑल इंगेज्ड इन कॉम्प्लेक्स मोड्स ऑफ लिविंग, और वो सब जो हैं एक इंतहाई अजीब व गरीब किस्म की, पेचीदा किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। दे ऑल आर इंगेज्ड, ये सब मशगूल हैं। इंगेज का मतलब क्या होता है? मसरूफ होना या मशगूल होना। इन कॉम्प्लेक्स मोड्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के अजीबो गरीब तरीके, मोड्स कहते हैं तरीकों को। द लार्ज ऑर्गेनिजम्स वर फाउंड टू बी नॉट यूनिटरी, और हमें यह भी पता चला कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आते हैं वो भी यूनिटरी नहीं है, ठीक है, बट सोसाइटीज ऑफ सेल्स, बल्कि असल में ये जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या हैं? ये सोसाइटीज ऑफ सेल्स हैं, ईच possessing its own life to a complex extent, cooperating in a common purpose, कि ये जो जितने बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं इंसानों के जिस्म के अंदर या जानवरों के जिस्म के अंदर, उनके अपने अपने सेल्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सेल्स के जरिए के बाद जो है वो आगे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से फिर उसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से जो है एक पूरा जिस्म बनता है ऑर्गन्स को मिलाने के बाद। तो हर ऑर्गन जो है वो अपनी नौयत में मुख्तलिफ है, जैसे कि दिल हो गया, किडनीज हो गई, आपकी स्किन हो गई, टंग हो गई। तो ऑल दीज ऑर्गन्स एक्चुअली वर फाउंड टू बी नॉट यूनिटरी, कि वो यूनिटरी नहीं थे बल्कि वो क्या थे? दे वर द सोसाइटीज ऑफ सेल्स, बल्कि वो तो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए थे, अब पता चला। एंड ईच पोजेसिंग इट्स ओन लाइफ टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, और हर सेल जो था, अब इंसानी जिस्म के अंदर भी साइंस अब जानती है कि भाई सेल जो है वो टूट रहे हैं और बन रहे हैं, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दे ऑल आर कोऑपरेटिंग इन अ कॉमन पर्पस, ये सब जो है कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एक कॉमन पर्पस के लिए। और वो पर्पस क्या है? कि जिस जिस्म का भी वो हिस्सा है उस जिस्म को वो जिंदा रखते हैं, उसको वो चलाए रखते हैं, उसको वो ऑपरेटिव रखते हैं। Notwithstanding all this diversity of size and form, it has been suspected for a very long time that all kinds of life had an अंडरलाइंग सिमिलैरिटी। अब ये सेंटेंस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नॉट विद स्टैंडिंग ऑल दिस डाइवर्सिटी, कि इस पूरी डाइवर्सिटी के बावजूद, डाइवर्सिटी क्या है यहां पर? डाइवर्सिटी से मुराद है कि चीजों का मुख्तलिफ होना, कि ये जो जबरदस्त रंगारंगी थी, ये जो जबरदस्त डाइवर्सिटी थी, ये जो जबरदस्त मुख्तलिफ किस्म की चीजें हमें इस माइक्रोकॉस्म के अंदर नजर आई, अपने इर्द गिर्द और अपने जिस्म के अंदर और दूसरे जानवरों के जिस्म के अंदर, उस डाइवर्सिटी के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग मीन्स उसके बावजूद, एक ख्याल जो कि यानी कि सब लोग जो थे वो सस्पेक्ट करते थे, वो क्या था? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि एक बड़े अरसे तक जो था उस चीज को सस्पेक्ट किया जाता था, उस चीज को यानी कि महसूस किया जाता था, और वो क्या थी? दैट ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ हैड एन अंडरलाइंग सिमिलैरिटी, कि चाहे जिंदगी जहां भी है और जिस किस्म की भी है, उन सब के अंदर जो है एक अंडरलाइंग सिमिलैरिटी है। अंडरलाइंग सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? कि बेसिकली इनका स्ट्रक्चर जो है वो एक ही है। जैसे बाल हो गए, तो जितने भी जानवर हैं या जानदार हैं, चाहे वो इंसान है या दूसरे हैं, तो उनका जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो एक ही है। और मजीद जो है जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो भी जो है वो तकरीबन एक जैसे ही स्ट्रक्चर से या एक ही अंदाज में बने हुए हैं। जैसा कि वो कहता है कि about 500 before Christ, the Greek philosopher Empedocles is reported to have said that hair and leaves and the thick feathers of birds and the scales that form their limbs are the same things, a fairly accurate statement of what modern chemistry has found. तो कह रहा है कि आज से 500 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एम्पीडोक्लीज इज रिपोर्टेड टू हैव सेड, कहा जाता है कि उसने कहा था, यानी कि रिपोर्टेड का मतलब कि इट इज रिपोर्टेड, कि कहा जाता है कि उसने कहा था। क्या कहा था? कि जो बाल होते हैं और जो पत्ते होते हैं और जो थिक फेदर्स होते हैं बर्ड्स के,
और जो स्केल्स होते हैं यानी कि जो कि मछलियों के ऊपर होते हैं, दैट फॉर्म देयर लिम्स आर ऑल द सेम थिंग्स, कि ये सारे जो हैं इनके अंदर जो बेसिक जो मादा है वो एक ही है, जो बेसिक मटेरियल है जिससे कि ये चीजें बनी हैं वो एक ही है। जब उसकी केमिकल हम उसका एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा। अ फेयरली एक्यूरेट स्टेटमेंट, और ये कह रहे हैं कि जनाब ये स्टेटमेंट जो था एम्पिडोक्लिस का वो बिल्कुल काफी हद तक जो था वो एक्यूरेट स्टेटमेंट था, सही स्टेटमेंट था। और व्हाट मॉडर्न केमिस्ट्री हैज फाउंड, क्योंकि मॉडर्न केमिस्ट्री भी जो इस चीज की तस्दीक करती है। Detailed study has in fact disclosed an extraordinary similarity in the underlying chemical construction of all living things. जो डिटेल्ड स्टडी है, जब गहरा मुतालिया किया जाता है, जब रिसर्च की जाती है, तो व्हाट इट हैज डिस्क्लोज्ड, क्या चीज इन्होंने डिस्क्लोज की है कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिमिलैरिटी, एक बड़ी ही जबरदस्त सिमिलैरिटी हमें नजर आती है इन द अंडरलाइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बनावट, ठीक है। तो जो कह रहा है कि जो बेसिक, अंडरलाइंग का मतलब है यहां पर बेसिक, जो बेसिक यानी कि केमिकल जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑल लिविंग थिंग्स की वो एक ही जैसी है, वेदर दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, टाइनी ब्लोब्स ऑफ जेली और लार्ज एनिमल्स, दे आर एज वी शैल सी ऑल मेड ऑफ वेरी मच द सेम सब्सटेंसेस। कि जितनी भी जिंदा चीजें थी उनकी जो केमिकल जो कंस्ट्रक्शन थी और जो स्ट्रक्चर था, वो चीजें जो कि उनको बनाती थी, पता चला कि सारी जिंदा चीजों में वो एक जैसी ही हैं और कायनात के अंदर भी हमें वही केमिकल्स नजर आ रहे हैं। इन अर्लियर टाइम्स व्हेन एवरी सब्सटेंस वाज बिलीव्ड टू हैव इट्स ओन qualities, there was no difficulty in believing that some substances were endowed with life, others not. ठीक है, कि इन अर्लियर टाइम्स, पुराने वक्तों में जब हर सब्सटेंस जो था वो हम समझते थे कि उसकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। एवरी सब्सटेंस वॉज बिलीव टू हैव इट्स ओन क्वालिटीज, तो देयर वॉज नो डिफिकल्टी इन बिलीविंग, तो इस बात को मानने में कोई भी हिचकिचाहट लोगों को महसूस नहीं होती थी। दैट सम सब्सटेंसेस वर एंडोड विद लाइफ, कि कुछ सब्सटेंसेस जो उनके अंदर जिंदगी है, अदर्स नॉट। Wood was wood and water was water, and though transforming did occur as in the disappearance of wood in the fire, they were not surprising in a world where the most miraculous changes were taking place under everyone's every day. अब यहां पर जो है वो कह रहा है कि पहले क्या समझा जाता था कि हर स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर से जुदा है। लकड़ी जो है वो लकड़ी है, पानी जो है वो पानी है, और अगरचे उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होती थी, जैसे कि जब पानी को उबाला जाता था तो वो उबल कर भाप में तब्दील हो जाता था, या लकड़ी को जब जलाया जाता था तो वो भी डिसअपियर हो जाती थी और उसकी भी शक्ल जो है वो तब्दील हो जाती थी। दे वर नॉट सरप्राइजिंग, लेकिन लोग इन बातों के ऊपर सरप्राइज नहीं हुआ करते थे। क्यों? बिकॉज दे वर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर द मोस्ट मिराक्युलस चेंजेस वर टेकिंग प्लेस, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में रह रहे थे जहां पर मोजजाती तब्दीलियां हो रही थी। मिराक्युलस का मतलब है हैरत अंगेज या मोजजाना तब्दीलियां वहां पर जो है हो रही थी। टेकिंग प्लेस अंडर एवरीवन्स एवरी डे, हर एक की आंख के नीचे हर रोज। दे वर नथिंग बट डथ सफर अ सी चेंज, कि हर चीज जो है वो एक तब्दीली के अमल से गुजर रही है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि फरेबे नजर है सुकून व सबात, तड़पता है हर जर्राए कायनात, के हर चीज जो कि हमें ठहरी हुई नजर आती है वो हमारा फरेब है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि हर चीज के अंदर जो है उसके एटम्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं और उसी की वजह से चीजें जो हैं वो बन भी रही हैं और डीकंपोज भी होती रहती हैं। सो देयर वाज नथिंग बट डथ सफर अ सी चेंज। सी चेंज का मतलब बहुत बड़ी तब्दीली। एवरीथिंग वाज सफरिंग फ्रॉम, के हर चीज जो थी वो गुजर रही थी एक सी चेंज से इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, और ये सारी चीजें एक बड़ी तब्दीली के नतीजे में एक रिच और स्ट्रेंज यानी कि एक एंटिटी के अंदर या एक शक्ल के अंदर तब्दील होती जा रही थी। A seed put into the ground became in a short time a plant, कि जब हम एक बीज को जो है जमीन में डालते हैं तो वो एक प्लांट में तब्दील हो जाता है। with leaves and flowers the white and yolk of an egg turned into the flesh, और जो अंडा है और उसकी जो जर्दी है और उसकी अंदर जो सफेदी है वो तब्दील हो जाते हैं एक चूजे के अंदर। इनटू द फ्लैश एंड बोन्स एंड फेदर्स ऑफ ए चिकन, एक ऐसा चिकन जिसकी फ्लैश है, बोन्स हैं और फेदर्स हैं। विच नो सूनर वाज द शेल क्रैक्ड जंप्ड आउट एंड स्टार्टेड रनिंग अबाउट, जो कि जैसे ही वो शेल क्रैक होता है तो वो बाहर निकलता है और थोड़ी देर बाद जो है वो चलना फिरना शुरू कर देता है। सो आई मीन ये हैरत अंगेज चीजें जो थी इनके ऊपर लोगों की वो नजर नहीं थी,
जब तक के साइंटिस्ट और फिलोसफर्स ने जो है इस कायनात की कंस्ट्रक्शन और इसके स्ट्रक्चर और इसकी बनावट और इसकी साख्त के ऊपर गौर करना ना शुरू किया, और आखिरकार जो है एम्पिडोक्लिस जैसे साइंटिस्ट जो हैं वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है चीजों का वो एक जैसा ही है, चाहे वो किसी भी किस्म की जिंदगी हो। और बाद की केमिस्ट्री ने वो कह रहा है कि इस बात को साबित भी किया। वो कह रहा है कि chemistry emerged as a science when it was understood that all substances are combinations of the same primary elements। ठीक है कि केमिस्ट्री जो है फिर इमर्ज हुई, और कब इमर्ज हुई? when it was understood, जब इस बात को समझ लिया गया कि that all substances are combinations of the same primary elements, कि जितने भी substances हैं, चाहे वो जिंदा चीजें हैं या चाहे वो बेजान चीजें हैं, वो सब के सब जो है वो कॉम्बिनेशंस हैं कुछ प्राइमरी एलिमेंट्स के, कुछ एटम्स के। ठीक है ना? तो अब हमें पता चलता है कि पानी के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर जो है कार्बन जो है हमें हर जगह नजर आता है, विच आर टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इनडिस्ट्रक्टिबल, जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल हैं, यानी कि उनको खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसा कि जदीद जो साइंस है उसका ये क्लेम है कि मादा जो है वो उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, मादा जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। हाँ, इंडिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है वो चीज जिसको कि फना नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट अंडर सच वायलेंट एक्शंस एज अकर इन द एटॉमिक बॉम्ब, सिवाय उस वायलेंट एक्शन के जिसमें जो है एटॉमिक रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में मादा जो है वो मटेरियल जो है वो एक्सप्लोड होना शुरू होता है, जैसे कि एटम बॉम्ब के अंदर। लेकिन उसके लिए जो है बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। सिवाय उस वायलेंट एक्शन के और कोई भी जरिया नहीं है जिससे कि आप मादे को जो है डिस्ट्रॉय कर सकें। वुड टर्न आउट टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पता चला कि जनाब लकड़ी जो है वो तो एक कॉम्बिनेशन है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। एंड व्हेन इट इज बर्न्ड, कार्बन इज टर्न्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टू वाटर। कि जब लकड़ी को जलाया जाता है तो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो जो है यानी कि भाप बनकर हवा में उड़ जाती है और आखिरकार वो भी पानी में तब्दील होती है। एंड वन कैन मेक एन एक्यूरेट बैलेंस शीट, और आप एक मुकम्मल जो है लिस्ट बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर एवरीथिंग ओरिजिनली प्रेजेंट इन द वुड, कि वो तमाम एटम्स जो कि एक वुड के अंदर मौजूद होते हैं जो कि वुड को बनाते हैं उसकी एक पूरी तफसील बनाई जा सकती है। और जैसे जैसे जो है ये बैलेंस शीट या जैसे जैसे ये लिस्ट जो है हर चीज की बनाना शुरू की साइंटिस्ट ने, तो उन्हें पता चला कि बहुत सारी चीजों के अंदर जो है ये एटम्स जो हैं वो यानी कि एक ही तरह से मौजूद हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइंटिफिक केमिस्ट्री विच वाज बिगन बाय लिवॉइजर विद द करेक्ट अकाउंट ऑफ कंबशन वाज गाइडेड बाय द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। कह रहा है कि जो पहली स्टेज थी साइंटिफिक केमिस्ट्री की वो कौन से साइंटिस्ट ने शुरू की? लिवॉइजर ने, विद द करेक्ट अकाउंट ऑफ कंबशन, जिसने जो है कंबशन के बारे में जो बताया, एंड वाज गाइडेड बाय एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। और उसके बाद डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के जरिए से जो है केमिस्ट्री की नॉलेज को मजीद आगे बढ़ाया, विच सर्व टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन सिंपल कंपाउंड्स, और जिसने बताया कि जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन जो हैं वो किस तरीके से होते हैं। It was concerned with the elementary composition of substances, और ये जो फर्स्ट स्टेज थी केमिस्ट्री की, it was concerned कि उसको बहुत ज्यादा जो था दिलचस्पी थी with the elementary composition of substances, कि जो बुनियादी जो कंपोजिशन है तमाम सब्सटेंसेस की या चीजें वो कैसे बनी हुई है, यानी कि चीजें जो हैं वो कौन कौन से एटम से मिलकर बनी हुई हैं। दिस वाज अंडरस्टूड व्हेन इट वाज एक्सप्रेस्ड इन एन एटॉमिक फार्मूला, NaCl stood for the combination of one atom of sodium Na with one of chlorine Cl forming sodium chloride और common salt। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि नमक को जब देखा गया तो हमें पता चला कि नमक जो है वो क्या है? NaCl है, यानी कि NaCl का मतलब क्या हुआ कि वन एटम ऑफ सोडियम, के इसके अंदर एक एटम सोडियम का है और एक एटम जो है इसके अंदर क्लोरीन का है, और जब ये मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, जिसको कि आम जुबान में साल्ट कहा जाता है या नमक कहा जाता है। उसी तरीके से वाटर वाज H2O, कि पानी क्या था? वो दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन H एंड वन ऑफ ऑक्सीजन। दीज फार्मूला वर बेस्ड ऑन द इफेक्ट्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि ये फार्मूला है, फार्मूला जो है वो जमा है फार्मूला की। ठीक है ना, फार्मूला सिंगुलर होता है और फार्मूला जो होता है वो प्लूरल होता है। तो कह रहा है कि ये जो फार्मूले थे दे वर
बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, बट दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन ये जो भी यानी कि डिस्कवरीज की गई हैं, दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम। अब ये भी बड़ा अच्छा एक फ्रेज है कि स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम का मतलब होता है कि जब कोई चीज जो है हर दौर के अंदर सच्ची साबित हुई हो और वो अभी तक सच्ची हो, तो हम कह सकते हैं कि इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम, इसने हर दौर में अपने आप को मनवाया है। ठीक है, तो these formula have stood the test of the time and the powerful physical methods which later become available and undoubtedly represent the real structure of the molecules, i.e. the smallest natural unit of these substances। अब मॉलिक्यूल क्या होता है कि जब दो एटम्स मिलते हैं तो वो मिलकर जो है एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। द ग्रेट प्रोफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस, कि हमारे इर्द गिर्द जो एक बहुतात थी, प्रोफ्यूजन का मतलब क्या है, बहुतात या फरावानी या बहुत बड़ी तादाद सब्सटेंसेस की, विच कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो कि जिंदा चीजों से आती थी, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ऑयल्स हो गए, फैट्स हो गई, शुगर हो गया, वैक्सेस हो गए, रेसिन्स हो गई, रबर हो गई, सेल्यूलोस हो गया, स्टार्च हो गया, वर ओरिजिनली कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन सब कंपाउंड्स को क्या कहा जाता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जिंदा। तो ये सारी चीजें क्योंकि प्लांट से या फिर जानवरों से हासिल की जाती थी, तो लिहाजा इनको वो कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड थॉट टू बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक। और ये सारे के सारे सब्सटेंसेस जो थे, ये समझा जाता था कि ये डिफरेंट हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में, ऑल्दो दे वर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। अगरचे इनके अंदर भी कार्बन थी, हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर थी, लेकिन उसके बावजूद इनको जो है ऑर्गेनिक कहा जाता था, बिकॉज दे यूज्ड टू कम फ्रॉम living beings. Chemistry thought they were an entirely different class of compounds from those which they had managed to prepare. कि वो कंपाउंड जो कि उन्होंने बना लिए थे उसके मुकाबले में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उनको बिल्कुल मुख्तलिफ समझा जाता था, और यही तस्वीर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक चीजों से ही मिल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि डिस्टिंक्शन भी खत्म हो गई, और अब पता चला कि वो कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक जराए से हमें हासिल होते हैं वो इनऑर्गेनिकली भी बनाए जा सकते हैं, यानी कि उनको आर्टिफिशियल वे में भी बनाया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि मक्खन जो था वो पहले सिर्फ और सिर्फ दूध से निकलता था, लेकिन अब आर्टिफिशियल मक्खन भी जो है वो बनने लग गया है। बट द डिस्टिंक्शन ब्रोक डाउन व्हेन अ जर्मन केमिस्ट वोलर प्रिपेयर्ड यूरिया। जब एक जर्मन केमिस्ट वोलर ने यूरिया तैयार की, खाद। पहले जो खाद होती थी वो महज वो जानवरों का गोबर होता था जो कि फैला दिया जाता था खेतों के अंदर, विच हैड प्रीवियसली बीन रिगार्डेड एज ए टिपिकल प्रोडक्ट ऑफ लाइफ। कि पहले यूरिया या खाद के बारे में क्या समझा जाता था कि इट इज अ टिपिकल प्रोडक्ट ऑफ लाइफ, लेकिन वोलर ने सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल खाद बनाकर दिखाई और यह साबित किया कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बनाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस काम करता है। For a long time, chemists could not see how so many different compounds could be formed from same elements. कि बड़े लंबे अरसे तक जो है केमिस्ट को ये समझ ना आए। केमिस्ट कुड नॉट सी का मतलब क्या है, उनको ये समझ ना आए हाउ सो मेनी कंपाउंड्स कुड बी फॉर्म्ड, कि कैसे इतने सारे कंपाउंड जो है बनाए जा सकते हैं फ्रॉम द सेम एलिमेंट्स। द सीक्रेट ऑफ देयर मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन वाज नॉट डिस्कवर्ड एट फर्स्ट, कि पहले शुरू के अंदर जो है उनकी बनावट का सीक्रेट जो था उनके ऊपर अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, बट इवेंचुअली, लेकिन आखिरकार, इवेंचुअली मींस आखिरकार, इट वाज फाउंड दैट द कार्बन एटम्स कैन कंबाइन विद इटसेल्फ एज वेल एज विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर्स। और बिल आखिर ये चीज जो है वो आश्कार हुई, बिल आखिर जो है ये चीज जो है लोगों को पता चली कि कार्बन एटम्स को जो है जब दूसरे एटम्स के साथ मिलाया जाता है तो उसके नतीजे में एक बड़ी लंबी चेन, एक बड़ी ही इनॉर्मस वैरायटी मींस बहुत बड़ी वैरायटी या मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो सब्सटेंसेस को जो है हम बना सकते हैं, कंपाउंड्स को हम बना सकते हैं। दिस डिस्कवरी ओपन अप द रोड टू द सिंथेसिस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इस डिस्कवरी के नतीजे में क्या हुआ कि उसने रास्ता खोला। ओपन अप द रोड का मतलब क्या हुआ, यहां पर रास्ता खोला। सो दिस डिस्कवरी ओपन अप द रोड, इस डिस्कवरी ने रास्ता खोला किस चीज का, सिंथेसिस का, ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत बड़ी तादाद में जो थे वो आर्टिफिशियली भी जो है बनना पॉसिबल हो गए। मैनी ऑफ देम द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइफ, अदर टाइप्स विच हैव नॉट बीन फाउंड इन नेचर, बल्कि कुछ ऐसे
कंपाउंड्स भी अब हमने बना लिए, इंसानों ने बनाए, जो कि नेचर के अंदर तो बिल्कुल भी पाए नहीं जाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली उनको क्रिएट किया जा सकता है। सो दिस वाज अवर थर्ड रीडिंग सेशन स्टूडेंट्स, और अब हम फोर्थ रीडिंग सेशन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग दिस ऐसे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखना क्या है, जब इस किस्म की रीडिंग्स को आप पढ़ते हैं तो आपकी सोच के अंदर वुसअत पैदा होती है, आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, और दुनिया के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में सोचने का एक नया जाविया मिलता है। और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपने मुताले को वुसअत ना देंगे। तो लिहाजा क्या है कि रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग, जितना ज़्यादा आप रीडिंग करते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपके आइडियाज़ इंप्रूव होते हैं, आपकी इमेजिनेशन में वुसअत आती है, आप नए वर्ड्स को अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखते हैं, नए स्ट्रक्चर्स को भी जो है आप यूज़ करना सीखते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए फिर आप अपने आइडियाज़ को जो है ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बयान करना सीखते हैं। थैंक यू।